सान करेया एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक लड़की का सीन जो कह रही होती है चीरो सान ये लो आपके लिए ड्रिंक और आप मजे कीजिए। और चीरो कहता क्या बकवास है, तुम लोग मुझे और बांध के रखे हो और कह रहे हो मजे कीजिए। और तभी वो लड़की कहती है हाँ आप प्लीज़ मजे कीजिए और वो बांध से चली आती है। और तभी चीरो चिल्लाते हुए कहता है साले तो मुझे अब किडनैप करके कैसे रख सकते हो। और तभी चीरो को डोर ओपन होने का आवाज़ होता है और वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और तभी एक लड़की कहती है साले तू अपना मुंह बंद कर। और तभी वो लड़की कहती है सो मैं हूँ सान का डाइचिरो सामा की वाइफ सान का आरिस। और तभी वो कहती है मैं रिया की मॉम हूँ और उसके साथ ही तो तुम रिया के ध्यान रख रहे हो। और तभी चीरो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा लेकिन ध्यान रखना कुछ ज़्यादा ही हो गया। और तभी वो कहती है असल में साथ ही तुम लोग अभी किस तो कर ही चुके होगे। और तभी चीरो कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम उसकी मॉम हो। और तभी वो जो लड़की होती है मतलब जो आरिस होती है वो कहने लगती है अच्छा तो वो एक जॉम्बी है तो तुम उसको किस क्यों करोगे और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो ना। और तभी वो हंसने लगती है। और तभी हमारे चीरो कहता है तो तुमने उसको जन्म दिया है तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। और वो लड़की कहने लगती है असल में मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ और उसकी असली माँ मतलब उसको जन्म देते ही वो मर चुकी है और मैं डाइचिरो सामा की दूसरी बेबी हूँ। और तभी वो कहने लगती असल में मैं समझ चुका हूँ क्योंकि मैं एक नीच जाति हूँ इसलिए मुझे डाइचिरो सामा ज़्यादा खास ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ के जो मेड होते हैं वो हाई एजुकेशन और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं भी पहले एक मेड ही थी। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर डाइचिरो सामा का पास्ट का सीन जहाँ पर उसके पीछे बहुत सारी मेड मतलब बहुत सारी सुंदर लड़की उनके पीछे पड़े थे लेकिन वो किसी को ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब डाइचिरो सामा असल में कॉलेज में थे तभी हमारे रिया की सेकेंड मॉम मतलब आरिस वहाँ पर आती है एक मेड के जॉब के लिए। और तभी उसको पता चलता है वहाँ पर डाइचिरो सामा का इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो डाइचिरो सामा को इम्प्रेस करके रहेंगी। तभी इस बात को सुन के एक और मेड बहुत गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन उसके थप्पड़ के अटैक को वो रोकते हुए कहती है तो मुझे पहचानती नहीं। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर ही जो एरिस होती है वो एक चीज़ को वेट करी होती है तभी उसके सामने एक येलो कलर का लाइट लगने लगता है। और तभी असल में जो डाइचिरो सामा है मतलब रिया के जो असली डैड वो असल में उसको बुलाते हैं अपने पास। और तभी जो एरिस होती है वो असल में उसके पास एक कॉफ़ी लेके जाती है। और उस टाइम पे डाइचिरो सामा पूछते हैं तो तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भी कॉफ़ी ही चाहिए। और तभी वो लड़की कहने लगती है असल में आप थोड़ी देर पहले चाय पी थी तो ऑब्वियसली बात है आपको अभी कॉफ़ी चाहिए होगी। और तभी डाइचिरो सामा एक लड़की से पहली बार नाम पूछते हैं और तभी हमारी एरिस कहती है तो मेरा नाम है एरिस। और उस टाइम से जो हमारे डाइचिरो सामा थे वो असल में एरिस को अपने पर्सनल मेड के हमें यूज़ करने लगे थे। और तभी हमें दिखाए थे वो जो मेड होती है वो असल में रात में भी हमारे डाइचिरो सामा के पास रहती है। और वो कहने लगती है मैं इतने टाइम से डाइचिरो सामा की पर्सनल मेड हूँ और मुझे लगता है कि सच में डाइचिरो सामा को किसी भी लड़की के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। और हमारा सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाते अगले दिन का सीन जहाँ पर फैक्चिंग मतलब एक टाइप का शॉर्ट फाइट कंपटीशन हुआ करता था। वहाँ पर हमारे डाइचिरो सामा भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिए थे। और उस टाइम पे जो डाइचिरो सामा थे वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजीली बीट कर लेते हैं मतलब बहुत ही इजीली हरा देते हैं। इस बात को सुन के हमारे डाइचिरो सामा बहुत खुश भी होते हैं लेकिन अगले सीन में जब उसके जो ओपोनेंट होते हैं वो उसके हाथ मिलाने आते हैं लेकिन उस टाइम पे डाइचिरो सामा उसको पकड़ते हुए कहते हैं आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम मुझसे सीरियसली लड़े क्यों नहीं। और तभी वो उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं चलो छोड़ो। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर ही उसके पास एक लड़की आती है और कहती है अब चिंता मत कीजिए। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वो लड़की कहती है सो अगर आप ऐसे गुस्सा होंगे तो भगवान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो वो लड़की इतना कहती हंसने लगती है और कहती है तो आपको भी खुश रहना चाहिए। और हमें दूसरा बात का सीन दिखाया जहाँ पर वो लड़की 15 साल की हो चुकी थी। और हमें अगली सीन में दिखा जो डाइचिरो सामा थे वो उसको शादी के लिए प्रपोज करने गए थे। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो लड़की असल में अफाइज होती है मतलब अपने पैर से। और तभी हमारे जो डाइचिरो सामा के फैमिली मेम्बर थे वो इस शादी के लिए बहुत विरोध कर रहे थे लेकिन हमारा डाइचिरो सामा उनकी फैमिली के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि यदि आप लोग इस शादी को नहीं करेंगे तो वो इस फैमिली को छोड़ के चले जाएंगे। और आखिरकार उनकी फैमिली मेम्बर इस शादी को करवाने के लिए राजी हो जाते हैं।
और उसके साथ ही 1 साल बाद उनकी एक बेटी जन्म होती है और उसके साथ ही वो जो उनकी जो पहली वाइफ थी, जो 15 साल की लड़की, वो मर जाती है। ऑब्वियसली बात है, वो एक अफवाइश थी, उसके साथ ही वो एक 15 साल की लड़की को जन्म दिया है और वो कितना प्रेशर झेल सकती है, और उसके साथ ही वो लड़की यहीं पर मर जाती है। और हमें अगली सीन में दिखाया तो वहीं पर डाइचुसामा उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चले आते हैं और उसी के साथ ही वो असल में किसी से बात भी नहीं करते थे, और उनको यदि कोई खाना खिलाता था फिर भी वो सारा खाना अपने मुंह के जरिए बाहर निकल देते थे, और तभी आखिरी में भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। लेकिन उनकी जो पर्सनल मेड एरिस थी वो उनको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती है, और वो आखिरकार मतलब अच्छे से रिकवर भी हो जाते हैं। और वो रिकवरी होने के बाद वो अपने पर्सनल मेड मतलब एरिस को शादी कर लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर एरिस कहती है, सो ये मेरा बहुत ही गलत सोचना था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बस उनको अपनी बेटी के लिए एक माँ चाहिए थी। और हमें अगली सीन में दिखाए थे इस बात को सुन के हमारी जो एरिस होती है वो थोड़ी सी मायूस लग रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर एरिस डाइचुसामा के पास जाती है और वो कहने लगती है हनीमून के लिए, और तभी डाइचुसामा कहते हैं हाँ ये सही आइडिया रहेगा, क्योंकि जो हमारी बच्ची रिया को वो भी कहीं पर घूमने का उसको मौका मिलेगा। ये बात को सुनते जो एरिस होती है वो थोड़ी सी मायूस लग रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर एरिस कहती है, सो आप जो भी सोचेंगे वो आपके भलाई के लिए ही सोचेंगे, इतना कैसे वहाँ चली आती है। और हमें अगली सीन में दिखाए थे एक क्रूज शिप का सीन जहाँ पर वो सभी लोग असल में हनीमून ट्रिप के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं, लेकिन उनके बीच वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस वो फैमिली ग्रुप की तरह वहाँ पर फोटो खिंचाते हैं। और हमें अगली चीज में दिखाते हैं जो एरिस का बटलर होता है वो एरिस को एक चीज दिखाने के लिए उसके पास बुलाता है, और तभी वो कहता है असल में डाइचुसामा को अपना बनने का जो ख्याल है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो असल में और किसी के पहले ही हो चुके हैं। इतना कहते ही वो एरिस को कहते हैं तो यहाँ पर एक हॉल है, आप इस हॉल के अंदर देख सकते हैं। और तभी जो एरिस होती है वो उस हॉल के अंदर देखने लगती है, और वो उस हॉल के अंदर एक चीज़ को नोटिस करते हैं जहाँ पर डाइचुसामा अपनी छोटी बेटी रिया का बिना कपड़ों के फोटो खींच रहे होते हैं। इस बात को देखते ही हमारे जो एरिस थे बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था एरिस कहती है ये कैसे हो सकता है, डाइचुसामा इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। और तभी एरिस कहती है सो ये सब मेरी थिंकिंग थी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ कुछ मज़े करो। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर ही वो हमारे चीरों के पास जाती है और वो उसके साथ कुछ अजब वगैरह हरकतें करने लगती है, और वो आखिर में चीरों के पास किस करने वाली होती है। लेकिन उस टाइम पे हमारे चीरो अपने चार को पीछे धकेलते हुए वो नीचे गिर जाता है, और वो कहता है मुझे सिर्फ जॉम्बी लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है। और तभी जो रिया की मोम होती है वो वहाँ पर रोने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाया वहाँ पर हमारी प्यारी बिल्ली बाबूचन चली आती है, और उसको देखते ही हमारी जो रिया की मोम होती है वो कहने लगती है सो प्यारी किटी क्या तुम मेरे साथ मजे करोगे। इतना कहते वो उसको पकड़ते हुए कहती है तुम कितनी प्यारी हो और तुम बहुत अच्छी किटी हो। और तभी हमारा चीरो कहता है आखिर में वो भी एक जॉम्बी ही है। इस बात को सुनते ही वो जो लड़की होती है मतलब एरिस वो उस बिल्ली को दूर फेंक देती है। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर वो कहती है सब लोग इस घटे चीज़ को पसंद कैसे करते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहाँ पर एक मेड आती है और वो कहने लगती है चीरो-सान आपको डाइचुसामा ने बुलाया है। इस बात को सुनते चीरो कहता है आखिरकार उसका दिक्कत क्या है। और हमें अगली सीन में दिखाए थे चीरो कहता है क्या तुम मुझे खोलोगी। और तभी उसकी मेड कहती है सॉरी बट नहीं खोलूँगी। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वहीं पर चीरो कहता है सो कोई बात नहीं ऐसे ही चलो। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वहीं पर ही अगले सीन में एक टैक्सी का सीन दिखाए थे जहाँ पर टैक्सी के अंदर हमारे रियासन अपने घर आ रही होती है और वो कहती है मुझे किसी भी हालत में चीरो को बचाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था चीरो एक अंधेरे रूम में आ चुका होता है। उसी टाइम पे चीरो के चारों तरफ बहुत सारे लाइट लगने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रियासन का बिना कपड़ों के फोटो दिखने लगता है। और तभी हमें दिखाए थे रिया के डैड कहते हैं इन सभी फोटो को मैंने ही खींचा है। और वो कहते हैं देखो रिया के अंदर की जो खूबसूरती कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। और रिया की जो खूबसूरती है वो असल में मेरे प्यार की वजह से वो क्रिएट हुई है। और वो कहते हैं और तुम
एक ऐसे बंदे हो जो मुझसे मेरे प्यार की क्रिएटिव को छीनना चाहते हो और मैं इसके लिए रिया को बचाऊंगा अगर जो भी हो जाए। और रिया के डैड चीरू को कहते हैं तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। और उसी से आज को मैं शान कर रहा अनडूइंग लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 10 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे न्यू अनमे के एक्सप्लेनेशन आपके लिए रोज लाते रहते हैं। सो चलिए आज की वीडियो इतना ही था, तो हमें अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को साइड एवरीवन।